हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को सीटेट 2011 का 26 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने पेपर सॉल्व कराया था। उस पेपर में मैंने बाल विकास एवं शिक्षा चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कराया। पार्ट 1 के 15 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर सॉल्व कराए थे आपको। उसके आगे की सीरीज दोस्तों आपको मैं ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि उसमें लिखने पर टाइम बहुत किल हो रहा है और चूंकि एग्जाम जो है वो 5 जुलाई को ही है, तो इतना ज़्यादा वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मुझे सारे के सारे सेट्स कवर करने, इसलिए इस तरीके का प्रोसेस मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो बचे मैंने 4 सेक्शंस बोले थे आपको कवर कराने के लिए तो ये बाकी जो 3 सेक्शन मैं ऐसे कवर कर दूं, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा फ्रेंड्स वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा बोर्ड पर। बाकी 3 सेक्शन मैं आपको ऐसे स्कैनर से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमारा क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक। देखिए हमने इसमें टिक कर रखा क्योंकि मेरा पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसमें दोस्तों टिक हो गया। ऐसे आप ये ना समझिएगा कि मैंने पहले से टिक कर रखा जानने के लिए, नहीं, मैं आपको सारे ऑप्शंस पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब आप आंसर टिक करिएगा, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं दोस्तों। अभी अवस्थाएं क्या हैं, अवस्थाएं जो दोस्तों ये क्या है, जीन पियाजे, एक जीन पियाजे हमारे साथ है। जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं को दिया है। तो जीन पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं के जो है, जीन पियाजे का एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के जो है उस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो उन्होंने क्या, उन्होंने ये 4 अवस्थाएं बनाई। अवस्थाएं दोस्तों कौन सी है, पहली होती है उसमें क्या, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी मूर्त, और चौथी अमूर्त, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित। अब इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, इंद्रिय जनित के बाद पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इनकी जो एज होती है दोस्तों वो क्या होती है, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी उसी को संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। उनकी जो एज क्या होती है, इसकी जो एज लिमिट होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी अवस्था होती है फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो मूर्त संक्रियात्मक होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है दोस्तों वो क्या होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। जो अमूर्त होती है वो 11 से ऊपर साल को, 11 प्लस हो जाती है, ठीक, 11 से ऊपर वर्ष की आयु के लिए हो जाती है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो जब तार्किक रूप से मतलब जो तर्क करके जो वस्तुओं घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ, तो वो अवस्था जो होती है दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। अब दोस्तों आप ये क्या, ये तो एक फैक्ट वाइज वाली क्वेश्चन हो गया। इसका जो अगर आप चाहेंगे, अगर आपने ये जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो मैं इसका अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन पाठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है। अब अध्यापक का स्वभाव कैसा है, लोकतांत्रिक, उसने बच्चों को ऐसे छूट दी कि आप जहां मनो वहां बैठ सकते हैं। बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें देख ली, कुछ को किसी के साथ बैठने में मजा आ रहा है, उसके साथ अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कुछ को अलग बैठने में आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए, इस स्थिति निपटने के लिए अभिभावक सामने आता है, तो उसके क्या कंडीशन होगी, देखिए अभिभावक कैसे इस स्थिति से निपटेगा। पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये ऑप्शन जो है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आप इसी चीज़ को एक आपने पर्टिकुलर इशू लिए उससे आप सीधे अपने बच्चों को निकालना है, ये तो कोई बात नहीं हुई। और देखते हैं पहला ऑप्शन, देखते हैं जैसे क्या है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अभिभावकों को प्रधानाचार्य से उस शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ठीक है। आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पहले मान लिया अगर आप कोई टीचर शिक्षक है, शिक्षक प्रधानाचार्य जी ने स्कूल में नियुक्त किया गया, तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, उसका उस विषय की दक्षता होगी, उसके उस शिक्षक की क्वालिटीज़ होंगी, तभी उसको नियुक्त किया गया। ऐसे थोड़ी किसी को भी नियुक्त कर लिया, प्रधानाचार्य जी ने जरूर उसको नियुक्त किया होगा। तो अगर शिक्षक कोई ना कोई कार्य क्रियाकलाप करवा रहा है कक्षा में, कोई एक्टिविटी करवा, जरूर उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, ऐसे तो करवाएगा नहीं। तो अगर आपको कुछ कहना है
तो प्रधानाचार्य से शिकायत का कोई मतलब, पहले आप उस इसको उस घटना को समझिए, उस स्थिति परिस्थिति को समझिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। सिर्फ इसी बात पर अनुभाग बदल देना चाहिए कि सारे कुछ बच्चे अलग समूह में अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ बच्चे एकांत में बैठकर अपना कार्य कर, सिर्फ इसी बात पर अपना समूह बदल देना, कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये कोई सही चीज़ नहीं हुई। अगला ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखते हैं इस ऑप्शन को सही, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन किस लिए हुआ? अब जैसे अगर आप देखते हैं कि जब यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो क्या आप जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं? नहीं, आप क्लास में जाते हैं, रिजल्ट मिलता है तो क्लास में जाते हैं, क्लास में टीचर से आप बात करते हैं। तो टीचर बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही, बच्चे का कहाँ कमी है, बच्चे में क्या सुधार होना चाहिए, आप डायरेक्ट टीचर से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के पास जो है पूरे स्कूल की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल किसी बच्चे के अच्छे और उसके बारे में अच्छे से नहीं बता सकता कि ये बच्चा, ये राम बच्चा है, राम 4th क्लास में पढ़ता है, तो राम के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, या तो राम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो बिल्कुल कि पूरे स्कूल में टॉपर आता हो, तो प्रिंसिपल बता सकता है। इंडिविजुअल राम को ऐसे नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट तो प्रिंसिपल तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसका क्लास टीचर जरूर उस बच्चे को बता सकते। क्यों? क्योंकि क्लास टीचर के अंडर में क्या होता है, 50 से 60 बच्चे या 100 बच्चे होते हैं, तो वो 100 बच्चों पर नजर रख सकता है, उसको 100 बच्चों की ग्रोथ पता होती है, क्योंकि वो सभी का रिपोर्ट कार्ड बना रहा होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिभावक को, अगर आप क्लास टीचर, अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट टीचर को एक्टिविटी करवा रहा है, तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए, ना कि आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने बढ़ा दिया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दोस्तों, ये जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सूझ का सिद्धांत। अब इसके बाद बात करते हैं, तो सूझ का सिद्धांत अब आपके मन में आ रहा होगा, इसको दिया किसने? तो सूझ का सिद्धांत जो था दोस्तों, वो किसने दिया? वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया। अब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में आते कौन कौन से? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में दोस्तों देखिएगा, वर्दीमर आते हैं पहले तो। क्या आते हैं? वर्दीमर आते हैं, कोहलर आते हैं, कोफ्का आते हैं, कोफ्का। ठीक है, तो वर्दीमर आते हैं, कोहलर आते हैं, कोफ्का आते हैं और लेविन आते हैं। ठीक है, कोहलर ने क्या चिंपैंजी नंबर 1 मानुष पर प्रयोग किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर सकते हैं, सीखने का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को किसने बोला? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने जो है इसको दिया। तो आपसे पूछता है कोई गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन था, तो आप बताएंगे वर्दीमर थे, कोहलर थे, कोफ्का थे और लेविन थे। अब कोहलर ने क्या किया? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अभी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ा है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या हुआ था? उन्होंने क्या किया था? 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो वही अगर जब भी कोई 4 अवस्थाओं की बात आती तो जीन पियाजे नहीं दिया था, जीन पियाजे जी का ही जो सिद्धांत था, कौन सा? संज्ञानात्मक विकास से, उसी में 4 अवस्थाओं की बात की गई। इनमें ना कि कोहलर, ना कि स्किनर द्वारा, ना ही इरिक्सन द्वारा। ठीक है, इनमें सही कौन सा हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको इसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अलग पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, अपने साथ के समूह के सक्रिय एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। अब आप सोचिए कौन से? तो किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो बस दोस्तों, जब किशोरावस्था, जब बच्चा किशोर रहता है, बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, 14 वर्ष का हो जाता है, तब वो क्या होता है? वो अपनी जो है अपनी एज, जो अपने साथ उस जो साथ के लोग होते हैं उनके समूह में एक्टिव मेंबर होता है। मतलब वो खुद को सोचता है कि खुद को आज़ादी दे दी जाए, उसके डिसीजन पर किसी का अंकुश ना लगाया जाए। वो मतलब अपने आप को फ्री सोचना चाहता है, फ्री रखना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने। सही ऑप्शन अग्रोन्मुखी। क्या है? तो देखते हैं, अगर बच्चा जैसे कोई भी चीज़ सीख रहा है, बच्चा अगर कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो आपको हमेशा उसके सीखने को प्रशंसा देनी चाहिए। सीखने में क्या है, कभी उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मनोबल तोड़ देंगे तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर सीखने की एक बार जिज्ञासा शांत हो गई तो फिर उसको कोई भी चीज़ आप नहीं सिखा सकते। इसलिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो
बच्चा जितना ज़्यादा जिज्ञासु होगा वो उतनी जल्दी कोई भी चीज़ सीख पाएगा। जिस भी क्षेत्र में वो जिज्ञासा अपने दिखाता है तो आप उसको क्या करिए, उसको आप उसका सपोर्ट कीजिए। बस हाँ, ध्यान रखना, आपको एक अभिभावक होने के नाते ध्यान क्या रखना है कि बच्चा नकारात्मक क्षेत्र की तरफ ना जाए। मतलब अगर उसका जो क्षेत्र वो चुन रहा है बस वो सकारात्मक होना चाहिए। तो अभिभावक की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। सहानुभूतिपूर्ण, सिर्फ सहानुभूति नहीं देनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण अगर आप उसके हर डिसीजन सिर्फ सहानुभूति देना, नहीं, ये नहीं। आप उसको देखिए, अगर वो डिसीजन उसका जो उसने सोचा है, किसी भी क्षेत्र में उसने आगे बढ़ने को सोचा है, तो अगर वो अच्छा है, वो सही है, तो आप उसमें क्या करिए, उसको सहानुभूति नहीं, उसको आप आगे बढ़ने के मतलब उसको हर क्षेत्र में तटस्थ नहीं रहना, आप उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, अग्रोन्मुखी होकर आगे आकर आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो उस क्षेत्र में और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। सुबह हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाल विकास से पहले सेक्शन में पढ़ा था, विकास जो है हमेशा, जो विकास होता है, बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा सीखता है, अधिगम कभी नहीं समाप्त होता है। वो कभी न किसी बहाने वो जिंदगी भर सीखता रहता है। तो विकास जो है कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतःसंबंध सिद्धांत हो सकता है, नहीं। और देखते एकीकरण भी नहीं होता। अब इसमें अंतःक्रिया इसमें क्या, निरंतरता क्या होती है दोस्तों, निरंतरता पहले से, निरंतरता मतलब लगातार चलते रहने वाले, मतलब उसमें क्या फ्लो बना रहता है, मतलब हमेशा चलते ना। अब इसमें क्या बोला कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मतलब हमेशा चलते रहना, मतलब कभी समाप्त नहीं हो रहा। निरंतरता का भी मतलब क्या होता है, वो भी हमेशा चलता रहता है। तो होगा क्या इसमें दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, निरंतरता का सिद्धांत जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके सामने है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास, अभी आप लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र पढ़ा था ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था। उसमें क्या 4 अवस्थाएं थी, उनकी 4 अवस्थाएं थी। अब यहाँ पर क्या बताया है, वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार और घर। अब आप इन चारों ऑप्शंस में तुलना कीजिए। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है खेल का मैदान। अगर आप खेल का मैदान देखें तो खेल का मैदान जो है वहां पर जो है विकास होगा, बच्चे का बिल्कुल विकास होगा, लेकिन उसमें क्या बच्चे का जो है शारीरिक विकास होगा। अब अगर खेल का मैदान, उस खेल के थ्रू बच्चा समाज में भी कोई और खेल खेलने आता है, समाज से जाता है, उसमें जुड़ता है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, शारीरिक और उसके साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, अब आप अगला ऑप्शन अगर देखें, ये ऑप्शन हमारा सही, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखने घर। अब घर क्या हो जाएगा, तो घर का जो हो जाएगा दोस्तों, घर में क्या हो जाता है, घर में उसके और पक्षों का जो उसमें घर के आसपास जो समाज आता है, सामाजिक, उसमें घर से भी जुड़ने में सामाजिक विकास हो, प्लस उसके जो घर में संवेग जो जागृत होंगे, जो उसमें उनसे भी उसका विकास, तो घर में सामाजिक विकास उससे समाज में जुड़कर हो सकता है और विकास हो सकते हैं। सभागार, अब सभा में अगर आप देखते हैं तो सभा में क्या होता है, कोई मंच पर आता है, उस पर कोई किसी विषय वस्तु पर अपनी क्या होता है, स्पीच देता है, लेक्चर देता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा वहां पर उसको सुनता है। तो जब इसी तरह के जब सभाओं में बच्चा जाएगा तो उसमें क्या हो, वो सुनेगा, तो सुनने के साथ साथ जब वो सुनेगा, उन बातों को समझेगा, उन बातों को धारण कर, तो धीरे धीरे उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी। तो उसको मेंटल लेवल जो होगा, जो मानसिक स्तर जो होगा वो भी थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तब उसका मानसिक विकास हो जाएगा। और सभा में जब जाएगा तो उसका जो उसके शब्दों को सुनेगा, जो बच्चा सुनेगा जब, तो उसके भाषाई जो विकास होगा वो हो जाएगा सभागार से। ठीक है दोस्तों, अब बचा ऑप्शन क्या आपका, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसका जो संबंध होता है, इसका जो संबंध होता है दोस्तों, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण का जो संबंध होता है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित है। इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, नहीं है। एग्जाम में कई बार इस सीटेड में इस तरह का प्रश्न बहुत आता है। उसमें क्या होगा, पूरा क्वेश्चन ऐसे फ्लो में दिया रहेगा, लास्ट में बिल्कुल नहीं लगा देते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन हमें पहले या दूसरा दिख गया तो हम टिक मार देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन वो नहीं वाले ही आते हैं, तो उनमें ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है। ऑप्शन देखिएगा,
ऑप्शंस आपके सामने हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, तो भैया रटना नहीं है, रटने की क्षमता का विकास करना यहाँ कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं हो सकता है। बुद्धिमान बच्चा वही जो चीज़ों को समझ करके अपने जो है काम कर सके, बाकी रट करके कोई भी चीज़ आप करें तो कोई फायदेमंद नहीं है वो। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो, मतलब आपने किसी टीचर ने किसी बच्चे को कोई चीज़ समझाई, उसने वो चीज़ सीखी, तो अब वो जब वो चीज़ सीख चुका है तो क्लास में बाहर आकर खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर वो उस चीज़ को अच्छे से समझा रहा और फ्लो में समझा रहा, प्रवाहपूर्ण तरीके से उस बात को संप्रेषित कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, तो उसका मतलब उसको अच्छे से समझ में आ गया है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, मतलब जो प्रत्यक्ष सामने जितना दिख रहा वो तो है, उसके साथ साथ जो उसके भाग जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में भी जो कायदे से सोच रहा है, उनको समझ रहा है, उनको उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो चित्र है उनके मन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो बच्चा क्या प्रतिभाशाली बच्चा, बुद्धिमान बच्चा है वो। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समावेशित कर सकता है या समायोजित कर सकता है। कोई बच्चा समायोजित, मतलब समायोजन क्या होता है, आप किसी भी नए परिवेश में जाता है तो थोड़े समय में ही जल्दी से उस अपने आप को उसमें क्या होता है समायोजित कर लेता है, मतलब उसके अंदर एडेप्टेशन का गुण है, अनुकूलित वातावरण, वो तुरंत के तुरंत अनुकूलन की स्थिति में आ जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता उस चीज़ को। तो ये सब क्या, ये सब बुद्धिमत्ता के लक्षण हो जाएंगे। अब इसमें पूछा क्या नहीं है, तो नहीं है में अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रहे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हो जाएगा, ये तीनों बुद्धिमान बच्चों के लक्षण हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अब ये चार ऑप्शंस दोस्तों आपको दिए गए, इसको किसमें से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अगर किसी टीचर की क्लास में मैक्सिमम अटेंडेंस हो रही है तो क्या उसको अभिप्रेरित शिक्षण को उपयोग संकेत माना जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। मैक्सिमम अटेंडेंस होता कि फाइन के डर से भी बच्चे आ रहे हो, या बच्चों को टीचर ने डराया होगा अगर नहीं आओगे तो मुर्गा बनाएंगे, कल हम पिटाई करेंगे तुम्हारी, तो डर के कारण होता है। ठीक है, इसका सिर्फ इसी से वो नहीं माना जाता, अभिप्रेरित शिक्षण संकेत नहीं माना जाता। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, अब शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, उपचार तो दोस्तों तभी कर जब जैसे उसने किसी कमियां पता लगे उसके बाद क्या करेगा, उपचार करेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी कोई टीचर पहले बच्चों को कमियां पता लगा रहा है, ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, उसके जब उसको परीक्षण हो जाएगा उसके बाद उपचारात्मक उसने कार्य किया, उसने क्या किया, उनका उपचार किया, तो हो सकता है। लेकिन उससे पहले और देखेंगे, कक्षा में एकदम खामोशी, एकदम खामोशी, तो ये तो एकदम खामोशी तो तभी होगी जब टीचर का भय होगा कक्षा में कि अभी 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 जो आचार्य जी हमारे खड़े होंगे तो हमारी पिटाई कर देंगे, अगर हम कुछ बात करेंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी या हमें बाहर मुर्गा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, एकदम खामोशी भी अच्छी चीज़ नहीं। अब बचता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सही वाला क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अच्छा, बच्चा जब क्या होगा, अगर आप क्लास में कक्षा में आते हैं टीचर, तो हल्का सा भय ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हमेशा बच्चों के अंदर भय की भावना नहीं बनाए, बच्चों के अंदर मित्रवत व्यवहार करना है, ताकि बच्चे प्रश्न खुलकर पूछ सके। जब बच्चा खुलकर प्रश्न पूछ पाएगा आपसे तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा, जब वो तभी उसके अंदर जिज्ञासा बनेगी, जब वो हर क्वेश्चन जानने की उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाएगी, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति, जब जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख पाएगा। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और जो है आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। चार ऑप्शन आपको, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था, संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, सानिध्य संगत की अवस्था। अब देखते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है आपके ये तीन ऑप्शन, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना। तो सामाजिक अनुमोदन अगर आप प्रश्न को देखते हैं, अगर आप प्रश्न को देखते हैं क्या है प्रश्न, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो समाज कहने को उसमें दिख रहा है आपको, तो सामाजिक अनुमोदन मतलब उससे जुड़ा हुआ पक्ष है। संवेगात्मक सुरक्षा, संवेगों की सुरक्षा, तो वो भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से उसमें क्या होता है, संबंधों से जुड़ा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सानिध्य संगत, तो समाज में जब आप बैठेंगे तो संगत, उसमें क्या होगा, लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं तो संगत की आपको आवश्यकता, मतलब आपके एक ग्रुप वाले लोगों की संगत की जरूरत हो। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसमें आपके एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात करता है। अब ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कहते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसका जो संबंध होता है ये दोस्तों सामाजिक नहीं, ये तो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ से पसीना आ रहा है, आप जो है मल मूत्र आप त्याग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो संबंध होता है, ये चीजें थी, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आवश्यकताओं के साथ में नहीं आता है। ये क्या है, ये शारीरिक जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये बॉडी की जो है ये फिजिकल नीड्स हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, इनको आप जो है इनको निकालना ही ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनको आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो है इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं रखते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मन का मानचित्रण। मन का मानचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग, MAPPING, ठीक है। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग का संबंधित, माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब देखते हैं, पहले समझते हैं मन का मानचित्रण होता क्या है दोस्तों। ये हमें सबसे पहले समझना, हमें ये मन का मानचित्रण एक्चुअल में होता क्या है, मन का मानचित्रण। तो माइंड मैपिंग क्या होता है? क्यों मन का मानचित्रण में क्या होता है? मन के अंदर जो उथल पुथल हो रही है हमारे, जो उसके अंदर हमारे मन में जो सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें, अब हमने बोला अभी माइंड मैपिंग मतलब मानचित्रण। अच्छा, मानचित्र आपने देखा होगा, तो मानचित्र क्या होता है? जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा, हमने मान लिया हम सोचा कि हम आगरा जाएंगे, हम ताजमहल देखेंगे वहाँ पर, तो हम उस चीज़ के बारे में हम अपनी क्या है, अपने मन में एक कल्पना कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, हमने एक अपने माइंड में एक मैप बनाया, ठीक है। हम सोच रहे हैं हम ऐसे करके पहले वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आगरा जाएंगे, आगरा से वापस पहले उनके घर जाएंगे, फिर वहाँ से घर आ जाएंगे, या हमें कैसे ट्रेन से जाना है, बाई बस जाना, कैसे हमें जाना, हमने उसका पूरा अपना रोड मैप बना लिया, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हमने क्या किया, कल उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में उथल पुथल थी, हमें वहाँ जाना है, हमारे मन में सवाल था कि हमें कैसे जाना है, या हमें उसकी चीज़ की कल्पना कर रहे थे, तो हमने उसके बारे, उसकी चीज़ को बारे में एक मैप बनाया अपने, यही मन का मानचित्रण हो जाए, माइंड मैपिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो संबद्ध किससे हो जाएगा, समझ, ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ क्या है? अनुसंधान का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, खोज, ठीक है। मन की, जो मन की क्रियाशीलता है उसी का आपने क्या किया, खोज कर दिया, तो मन का मानचित्रण ये इसी से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या? कैसा से विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ठीक है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं। दोस्तों, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ठीक है दोस्तों। चार ऑप्शंस आपके सामने। अच्छा, जब भी इसमें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको शिक्षण में सीटेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपको शिक्षण में कोई भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। आपको ऐसे भी नॉर्मल पढ़ाते समय किसी भी महंगी और चमकदार मतलब रुपए पैसे से संबंधित कोई भी ऑप्शन आता है दोस्तों, सबसे पहले आप उस ऑप्शन को हटा दीजिए। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं आपको सही करना, कोई भी चीज आप किसी भी रुपए पैसे से संबंधित कोई भी चीज आपको सही नहीं करनी है, ठीक है। उसका आप शिक्षण पद्धति में मतलब किसी भी मूल्य का किसी भी वस्तु का पैसों से उसका मूल्य नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल सही, सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी सामग्री प्रयोग करो बिल्कुल विद्यार्थी इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अगला है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग। तो हर जगह कहानी कथन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे आप गणित पढ़ाते हो वहां पर कहानी कथन पद्धति का प्रयोग थोड़ा ना, तो ये ऑप्शन उस जगह गलत हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, एक कहानी सरल और रोचक सहायक सामग्री प्रयोग करना, एक अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अच्छा, ऑप्शन देखते, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। अच्छा, बच्चों के अंदर क्या समस्याएं हैं, बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर क्या समस्याएं हैं, तो विशेष रूप से तो इसमें क्या है समस्याएं उनके अंदर। तो अब हम उसके सामने क्या करेंगे, हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, क्या है तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही होता है, सरल और रोचक। लेकिन अगर हम पहला ऑप्शन देखें, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो जरूरी नहीं कि हम अक्षमता के अनुरूप महंगी महंगी चीज़ों का, अक्षमता के अनुरूप जो हमें अच्छी सरल और रोचक वो उसमें भी सामग्रियां होती हैं, उनके जरूर हम अच्छी अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, उससे जरूर हम जल्दी भी सिखा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को दोस्तों इसकी तुलना में हम यहाँ पर सही नहीं कर सकते। हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्या है, 29 नंबर है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आता है, ठीक है। क्या सिद्धांत है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पहला ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक, ठीक, पूर्व संग्रह। अब मैंने अभी बताया था संवेदी प्रेरक मतलब क्या, जन्म से 2 वर्ष पहला आप उनका क्या था, दूसरा क्या था पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, तीसरा क्या है 7 से 11 वर्ष मूर्त संग्रह, चौथा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक, तो अमूर्त संक्रमण तो ये तो 11 वर्ष के ऊपर ही दोस्तों क्या होता है, सही होता है। तो ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ठीक है, अब सृजनात्मकता क्या होती है, मतलब क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर जो किसी किसी चीज़ में कुछ बनाने की क्षमता हो, उसके अंदर कोई ना किसी में नए नए चीज़ों को लेकर के जो है क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, और जो नई नई चीज़ों, कोई पुरानी चीज़ों नई नई चीज़ों को निर्माण कर सके, सृजनात्मकता होती है। ठीक है, सृजनात्मकता में देखते हैं क्या है, तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन है आपके सामने, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण, ठीक है। और ऑप्शन है, परीक्षा में अच्छे अंकों परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। ये ऑप्शन कोचिंग करने वाला बिल्कुल ही गलत है, पहले इसको हटा दीजिए आप। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल, आपको बच्चे को उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल नहीं देना कि आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें तभी बच्चा होगा प्रतिभावान बना, नहीं नहीं, बच्चे को आपको हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। कभी आप इस तरह की करेंगे चीजें करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाए, उसके अंदर धीरे धीरे हीन भावना लगेगा। मान लिया बच्चा किसी उस पर नहीं काम कर पाया, नहीं कोई चीज जीत पाया, तो फिर उसके अंदर वो हीन भावना का शिकारी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन तरफ। हमारा ये क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध करना। जब भी जो बच्चा अगर बाहर से कोई चीज़ सीख कर आया, मान लिया उसने रास्ते में कोई चीज़ देखा, उसके बाद वो क्लास में आया, क्लास में आने के बाद अगर अपने टीचर से वो क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसने रास्ते में कोई चीज़ देखी, अब वो उसके जिज्ञासा मन में चल रही, तो टीचर को उसकी जिज्ञासा को आंसर बताकर शांत करना चाहिए। ये नहीं कि उसने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको डांट कर बैठा, नहीं, उसकी जिज्ञासा को आप शांत करें, उसको जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप उसको आंसर बताएं, उसको अच्छे अलग अलग तरीकों से बताएं। इससे क्या होगा, बच्चे की जो अंतर्जात प्रतिभाएं उनका पोषण भी होगा, और प्रश्न करने का अवसर पूछ रहा है तो वो क्या होगा, जब उसको अवसर मिल रहे हैं प्रश्न करने के तो उसकी जिज्ञासा शांत होगी, तो और अच्छी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा और वो प्रतिभावान हो पाएगा। पहला ऑप्शन जो था दोस्तों, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों से, ये इसके जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसकी तुलना में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। बाल विकास का दोस्तों सेट आज कंप्लीट हो गया, बाल विकास में शिक्षा शास्त्र का सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो भाग होगा वो गणित का दोस्तों होगा। ठीक है दोस्तों, आज अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम के पहले सारे सीटेट के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं 2011 से लेकर 2019 तक 12-13 जो भी पेपर हो चुके हैं, मैं सारे पेपर्स कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।